गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लेंज का नियम पढ़ेंगे और भंवर धाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है लेंज का नियम। क्या कहता है लेंज का नियम, तो देखते हैं। लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वे उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई हो। बहुत आसान है। क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं बेटा, पूरा पढ़ते हैं कंप्लीट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्टेज में, किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक स्टेज में, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। यानी वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो खुद पैदा हुई हो। ठीक है नहीं, यही किसका नियम है बेटा, यही लेंज का नियम है। चीजें क्लियर होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वे उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण उनकी स्वयं उत्पत्ति हुई हो। यही जो आपका नियम है, यही लेंज का नियम है। और जो आपके पास लेंज का नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्या है भाई, यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है या सिद्धांत पर आधारित है। ये आपके पास लेंज का नियम था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं। क्या होती है भंवर धाराएं, देखते हैं बेटा। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लो आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, जब उसमें हम किसी चालक को रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। चालक को रखा जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण उसके आयतन में धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण उसके जो आयतन है, जो एरिया है, जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसमें क्या होंगी बेटा, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो उसकी गति का विरोध करती हैं, जो उसकी गति का विरोध करती है। इन धाराओं को ही क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। इनका आविष्कार फोको ने किया था। आपके पास जो भंवर धाराएं हैं, इनका पता लगाया था फोको नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने। इसलिए जो आपके पास भंवर धाराएं हैं उनका एक नाम और है, और वो आपका है फोको धाराएं। ये नाम जो आपके पास फोको था, उन्होंने अपने नाम पर ही जो भंवर धाराएं थी उनका नाम रखा फोको धाराएं। ठीक है बेटा, चलो जी, इतना क्लियर हो गया। जो आपके पास भंवर धाराएं होती है, इनका मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यानी जो धाराएं होती हैं वो चालक के प्रतिरोध के वैध क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वैध क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, ये एक का मान घटेगा तो दूसरे का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो धारा किस पर निर्भर है, चालक के प्रतिरोध पर। यदि चालक का प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धाराएं प्रबल होंगी, ज्यादा होंगी, और अगर चालक का प्रतिरोध प्रबल होगा, अधिक होगा, तो भंवर धाराएं क्या होंगी, दुर्बल होंगी, भंवर धाराएं क्या होंगी, कम होंगी। बात क्लियर होगी बेटा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, नंबर 1 लेंज का नियम, नंबर 2 भंवर धाराएं। अब भंवर धाराओं के कुछ अनुप्रयोग भी हैं। अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला यूज तो है बेटा इसका, जो आपके पास विद्युत रेलगाड़ी होती है उनको रोकने में। ठीक है, विद्युत रेलगाड़ियों को रोकने में। और दूसरा इसका अनुप्रयोग है प्रेरण भट्टी में, इसका यूज होता है। तो बात क्लियर होगी बेटा। लेंज का नियम क्या कहता है कि चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती हैं जिसकी वजह से उनको उत्पत्ति हुई हो। पहला पॉइंट। इसके बाद भंवर धाराएं, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहती हैं और ये उसकी गति का विरोध करती हैं। तो इस प्रकार आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।
देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है चैप्टर को। बहुत आसान होता है फिजिक्स, बहुत बड़ा आसान है, बस इसको समझने की जरूरत है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ना है फिजिक्स को, और बहुत आसान है। इसके बाद आपका एक टॉपिक है इस चैप्टर में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखते हैं जो आपके पास फ्लेमिंग है, इनके दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। इन्होंने क्या करा, अपने दाएं हाथ को लेकर ही एक नियम बना दिया, किसने, फ्लेमिंग ने। तो क्या कहता है ये नियम, देखो, यदि दाएं हाथ की 2 अंगुली तथा अंगूठा, यदि दाएं हाथ की पास वाली 2 अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करे, तब मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को डिनोट करेगी, प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। आराम से कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। देखो ऐसे करना आपको, यदि पास वाली 2 अंगुली, एक तर्जनी अंगुली एक मध्यमा अंगुली, पास वाली 2 अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि वे एक दूसरे के लंबवत हो, तब प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करे, तब मध्यम अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को डिनोट करेगी। यही आपके पास है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये मेरा दाएं हाथ है भाई, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, और दाएं हाथ का नियम है ये, ठीक है। तो एक बार इसका चित्र बनाएंगे हल्का सा। मान लो ये आपके पास है पूरा का पूरा, ये आपके पास अंगूठा हो गया, थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट है तो ये थोड़ा, ये आपके पास मान लो अंगूठा हो गया, ठीक है, ये आपका अंगूठा हो गया, और ये आपके पास एक अंगुली हो गई, और दूसरी अंगुली आपके पास ये रही, ठीक है, और जो आपके पास बाकी अंगुली बच रही ये रही। मान लो ये आपके पास, ये आपके पास बेटा अंगूठा है, ये मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली, और ये आपके पास है प्रथम यानी तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली, प्रथम अंगुली। तो क्या करेगी, ये आपकी होगी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये अंगूठा क्या करेगा, चालक की गति की दिशा को, और जो आपके पास मध्यमा अंगुली है ये करेगी प्रेरित धारा की दिशा को डिनोट करेगी। दोबारा फिर समझो बेटा, यदि हम अपने दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, तब यदि प्रथमा अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करे, तब मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को डिनोट करेगी। यही आपके पास किसका है भाई, आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं एक हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उसको करते हैं बेटा। देखते हैं क्या है हमारा, किसी समय t पर एक कुंडली से, एक न्यूमेरिकल है, किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना है 4t³ - 5t² 4t³ - 5t² -10t + 7t -10t + 7t क्या है वेबर है। देखते हैं कि क्या कह रहा है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यह आपके पास न्यूमेरिकल है भाई। किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है फाई बराबर 4t³ - 5t² + 10t + 7t वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या काम करोगे बेटा, जो आपको वैल्यू दे रखी, जो भी आपको वैल्यू दे रखी उस वैल्यू को आप लिख लोगे, राइट। उसके बाद फिर आप लगाओगे फॉर्मूला। देखते हैं क्या कहते रखा उसमें। चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान दे देना 4t³ - 5t² - 10t + 7t। ये आपके पास है फाई का मान वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मान। t बराबर 2 सेकंड और क्या मांग रहा है विद्युत वाहक बल यानी ई का मान ही मांग रहा। तो आपके पास एक सूत्र था, बड़ा आसान फॉर्मूला था। क्या था बेटा आपका फॉर्मूला? सूत्र E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ई बराबर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेरित विद्युत वाहक बल, पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक फॉर्मूला आया था, क्या था? E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। देखो इस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, तो लिखेंगे E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। अब जो आपके पास फाई का मान है, इस फाई का मान को हम यहां रख देंगे, तो हमारे पास आएगा बेटा E बराबर डी अपॉन डी टी 4t³ - 5t² - 10t + 7t। देखते हैं काम कैसे करेगा ये। चलो देखते हैं भाई। देखो बेटा, बड़े ध्यान समझना है आपको। ये आपका क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक है, यहां से मैथ्स स्टार्ट होता है आपका। डी अपॉन डी टी ये है अवकलन। क्या है बेटा? ये इसको बोलते हैं अवकलन। विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष इस पूरे फंक्शन का अवकलन करने पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डी अपॉन डी टी और टी की पावर एन। तो हमारा हो जाएगा, ये आपके पास जो पावर है ये आगे जाएगी और टी की पावर इसमें से क्या होगा एक माइनस कर देंगे, n - 1। ये आपके पास फॉर्मूला है डी अपॉन डी टी, टी की पावर n बराबर n टी की पावर n - 1। जो आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे। तो वही प्रोसेस हम यहां करेंगे। 4 आपका जुगातू E बराबर 4 आपका जुगातू, ये जो 3 है ये आगे जाएगा। देखो n था, n आगे आ गया, तो 3 क्या है बेटा? ये आगे आ जाएगा और t की पावर जो 3 है इसमें से एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 हो गया इतना। चलो माइनस, हर एक में यही प्रोसेस ना, इसमें हो गया हमारा। अब इस पर जाओ तो 5 मल्टीप्लाई, अब देखो t की पावर 2 है आपका, t की पावर 2 है, इस 2 को आप आगे ले आओगे तो 2 आपका आ गया बेटा आगे, और t की पावर 2 - 1, राइट, माइनस। अब देखो 10 t की पावर 1 है, 10 t की पावर क्या है बेटा 1 है, तो 10 जुगा 2
मल्टीप्लाई टी की पावर 1 है, 1 आगे जाएगा, 1 आपका आगे गया, और टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस। अब देखो एक बात ध्यान रखनी मेरी, एक सूत्र और है आपका, वो फॉर्मूला है बेटा डी अपॉन डी टी 1 बराबर 0। 1 का मतलब कोई भी नंबर 1 ले लो, चलो 1 मान लिया कि यहां से मैं ले रहा n, और n का मतलब है कुछ भी, 1 2 3 समथिंग कुछ भी। अगर हमारे पास सिंगल नंबर आता है 70 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी n नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तब आपका इसका मान क्या होगा, पूरे का 0 हो जाएगा बेटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। देखते हैं ई का मान कितना आएगा, निकलेगा ई बराबर 4 पे 12, 12 टी की पावर 3 में से गया 2, तो 12 टी स्क्वायर, ठीक है, 12 टी स्क्वायर हो गया, माइनस 5 दूनी 10, 10 2 में से गया 1, माइनस 10 कम 10 टी की पावर 1 में से गया 0, और प्लस ये आपका है 0, राइट। अब क्या होगा, ई बराबर 12 टी स्क्वायर माइनस 10 टी, क्योंकि अगर पावर 1 है तो हम उसको लिखा नहीं करते, राइट। इसके बाद माइनस माइनस 10 गुना, देखो अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, किसी की अगर किसी नंबर की पावर, किसी भी जो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है ए से लेकर जेड तक, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो आप उसका मान रखोगे 1, ये आपके पास 0 है, हट जाएगा, तो e की पावर आपका हो जाएगा 12 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 10। अब देखो आपने ऊपर पढ़ा t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, t बराबर 2 सेकंड पर। तो क्या करोगे आप, t बराबर रख देंगे, t बराबर 2 सेकंड। अब जहां t है वहां क्या करेंगे, 2 सेकंड रख देंगे बेटे। देखो e बराबर 12 2 की पावर 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, तो e बराबर 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 दूनी 20 माइनस 10, तो e बराबर 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 माइनस 20 माइनस 10, तो e बराबर, घटाओ जी कितना बचेगा आपका, तो आपका बचेगा बेटे 28, तो आपका 28 बच गया माइनस 10, फिर आपके पास बच गया बेटा 18, और जो विद्युत वाहक बल है इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। तो इस प्रकार हमने अपना मान निकाल लिया, कर लो बेटा आराम से, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। तो बेटा इस लेक्चर में हम इतना रखेंगे, इसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके बाय।